गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रीति है। मैं कुलार गांव मप्पा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 में विज्ञान शिक्षिका हूँ। तो आज का आपके लिए सुविचार है, सच्चा प्रयास कभी विफल नहीं होता। इसी के बाद आज हम विज्ञान भाग 2 की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो विज्ञान भाग 2 के आज जो प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं वो प्रकरण नंबर 15, नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं। और इस चैप्टर में आज के लेक्चर में जो मुद्दे हम कवर करने वाले वो है उत्सर्जन, उसमें प्राणी और मानव उत्सर्जन देखेंगे, और दूसरा है समन्वय, वनस्पति और मानव में मानव का समन्वय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मानव में होने वाला उत्सर्जन, कुछ प्रश्न है यहाँ पर, वो मैं यहाँ दिखाती हूँ, पहले उसको आप देख लीजिए। बताएं तो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है मानवीय शरीर में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार होती है। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है अपना, हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते, हमें उनकी जरूरत नहीं होती, तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। मानव शरीर में विविध क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग इंद्रिय संस्थान कार्यरत होते हैं। जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मानव का शरीर है वो बहुत सारे ऊतकों से बना हुआ है। तो जब सभी ऊतक एक साथ मिलकर काम करते हैं, अलग अलग जो है, तब हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से कार्यरत होता है। जैसे कि पाचन संस्थान, पाचन के लिए हमारे पास क्या है, भोजन के पाचन के लिए पाचन संस्थान, और श्वासोच्छ्वास के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्वसन संस्थान का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार और भी है, जैसे मस्तिष्क है हमारा, हार्ट है, अपना रक्त परिसंचरण संस्थान है, ये सारी चीजें मिलकर हमें सुचारू रूप से चलने के लिए सहभागी होते हैं। नेक्स्ट, अपने शरीर की वृद्धि हमारी होती है, दिन ब दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं। तो ये जो भोजन हम करते हैं, इस भोजन से हमें हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो एक मानव शरीर में भोजन क्या करता है, ऊर्जा की निर्मित करता है। उस समय शरीर में विविध अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उससे अच्छी चीजें तो बनती हैं, साथ में ऐसी भी चीजें बनती हैं जिससे हम अपशिष्ट पदार्थ करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, तो उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना ही जरूरी होता है। तो वो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से देखो, पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल, और चौथा है क्रिएटिन। ये सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। और ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कैसे तैयार होते हैं, हमारे शरीर में जो चयापचय की क्रिया होती है उसके द्वारा ये नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है हम ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए वो हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में जब कभी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकल पाता कहीं से, तो वो पसीने के द्वारा निकलता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मानव शरीर के जो ऊतक है, प्राणी ऊतक, उसका जो अभिस्तर ऊतक था वो, तो अभिस्तर ऊतक से क्या होता है, पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथ, तेल निकलता है, देखो चेहरा ऑयली हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल रहा होता है। और उसके अतिरिक्त ये सब कार्य होने के बाद भी, ये सारी क्रियाएं होने के बाद भी जो कुछ भी बच जाता है वो हम लोग अपने गुद्दे द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित कर देते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, इनको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए इस कार्य के लिए उत्सर्जन संस्थान कार्यरत होता है। अब मानवीय उत्सर्जन संस्थान क्या है, आकृति अच्छे से देख लेना, टेक्स्ट बुक में भी है, एग्जाम में आकृति आती है। तो मानवीय उत्सर्जन संस्थान में क्या क्या पाया जाता है, पहला तो है वृक्क की 2 जोड़ियां, उसके बाद है मूत्रवाहिनी की 2 जोड़ियां, फिर मूत्राशय और मूत्रोत्सर्जक नलिका। ये मानवीय उत्सर्जन के मेन पार्ट्स है। इसके अतिरिक्त
वृक्क द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ, जो हमारे रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होता है, अतिरिक्त पदार्थ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है, तथा अनावश्यक पदार्थ मतलब अनवांटेड प्रोडक्ट जो हमें नहीं चाहिए रहता है हमारे शरीर के लिए, उनको पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड वैसे पृथक करके उससे मूत्र तैयार किया जाता है। ये आकृति देखिए, इस तरफ जो है वो उत्सर्जन संस्थान है यहाँ पर, और इस तरफ जो है राइट साइड में वो वृक्क है। तो उत्सर्जन संस्थान में वृक्क की 2 जोड़ी है यहाँ पर, मूत्रवाहिनी की 2 जोड़ी, ये मूत्राशय और मूत्रोत्सर्जक नलिका, और एक किडनी को डायसेक्शन करके यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटरनली वो कैसा होता है। तो दोनों आकृति इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना होगा उसे बनाने की। उदर के पीछे मतलब हमारे पीठ के तरफ, और मेरुदंड जो बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसे मेरुदंड कहते हैं। उन दोनों के दो मेरुदंड के दोनों ओर सेम के बीज के आकार के 2 वृक्क होते हैं, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा होगा। तो वृक्क में छानने की मूलभूत क्रिया करने वाले घटक को नेफ्रॉन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वो होता है और जो छलनी का काम करता है, छानने की क्रिया करता है। जो भी अपने वृक्क में खून आता है, रक्त आता है, उसे ये छानने का कार्य करता है। तो इस घटक को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन की आकृति है, देखिए यहाँ से, ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट है। यहाँ से ये निकल मतलब ब्लड से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है यहाँ से जमा होते 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 मूत्रवाहिनी की ओर चले जाते हैं। इसका भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रत्येक नेफ्रॉन में कप के आकार की पतली भित्ति वाला ऊपर का भाग होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। आकृति में आपको दिख रहा होगा बोमेन संपुट, वो कप के शेप का होता है, जो हम कप में चाय पीते हैं उसके शेप का होता है। बोमेन संपुट में उपस्थित रक्त कोशिकाओं की जाली, ये जो बीच में रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रक्त कोशिकाओं की जाली है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यकृत में तैयार किया हुआ यूरिया रक्त में आता है। जो हमारे यकृत में जो भी यूरिया तैयार किया जाता है वो कहाँ आता है? रक्त में आता है। जब यूरिया युक्त रक्त ग्लोमेरुलस में आता है, उस समय ग्लोमेरुलस में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा इस रक्त का छनन होता है। वो ग्लोमेरुलस अब इसके पहले मैंने दिखाया वो कैसी है, जाली जैसी होती है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी यूरिया युक्त पदार्थ रक्त आते हैं उनका क्या होता है, उसमें छनन होता है। यूरिया व तत्सम पदार्थ अलग किए जाते हैं। यूरिया और उसके जैसे नाइट्रोजन युक्त बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बोमेन संपुट के चयनशील पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के महीन अणु छिद्र से बाहर निकल सकते हैं। बोमेन संपुट का द्रव्य बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है। पानी तथा उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण किया जाता है। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ वाले द्रव्य से मूत्र तैयार किया जाता है। मूत्र वाहिनी द्वारा में संग्रह किया जाता है। तत्पश्चात वह मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्राशय पेशी में होते हुए भी उस पर तंत्रिकाओं का नियंत्रण होता है, इसलिए हम हमेशा मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा जो मूत्राशय होता है वो पेशीमय होता है, पेशियों से भरा होता है, लेकिन फिर भी उस पर हमारी जो तंत्रिका संस्थान है जो हमारे ऊपर कमांड करती है, उसका उस पर नियंत्रण होता है। इसलिए जब भी हमें मूत्र विसर्जन करना है नहीं करना है, वो हम हमारा उस पर नियंत्रण होता है। मानव में वृक्क है, ये तो उत्सर्जन प्रमुख में है ही, इसके अतिरिक्त त्वचा व फेफड़े से भी उत्सर्जन की क्रिया में मदद होती है। अब यहाँ पर देखो आकृति में जो दाया वृक्क है, मतलब जो राइट हैंड साइड का जो आपका वृक्क है वो लेफ्ट हैंड साइड के मतलब बाएं वृक्क से नीचे की तरफ थोड़ा होता है। दोनों एक साइज में नहीं होते, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क में साधारणतः 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, एक वृक्क पे मतलब लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो हमारे रक्त हैं उनको क्या करते हैं, छानने का कार्य करते हैं। साधारण व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो प्रतिदिन वृक्क में 400 बार छाना जाता है। एक व्यक्ति के शरीर में
कम से कम 5 लीटर ब्लड होता है, और जो एक दिन में कम से कम 4 बार उस वृक्क में से होकर गुजरता है, और जो अपना नेफ्रॉन है वो उसे छानने का कार्य करते हैं। वृक्क में प्रतिदिन लगभग 190 लीटर रक्त क्षमता है, जिसमें से 1 से 1.9 मतलब 2 लीटर मूत्र तैयार होता है। बचा हुआ द्रव्य पदार्थ पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जो भी फिल्ट्रेशन के बाद जो द्रव्य पदार्थ बच जाता है, उसे पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त अपोहन, ठीक है। ये रक्त अपोहन देखो, बच्चों आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति वो बीमार है और डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया है कि उसे डायलिसिस देना है, वो अपनी किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। तो जब ऐसे समय पे डॉक्टर उसे डायलिसिस करने के लिए कहते हैं, तो हम उसे रक्त अपोहन कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? संसर्ग कम अनुपात में जब रक्त होती है, तो हमारा जो वृक्क है उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, और जिसके कारण जो विषैले पदार्थ है वो हमारे शरीर में अधिक संचय होते हैं। तो जब आपको पता है कि वृक्क ही विषैले पदार्थों को निकालने का कार्य करता है, तो जब वृक्क अपना कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसे में मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। तो जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसे समय पर कृत्रिम उपकरण का उपयोग किया जाता है, और वो उपयोग करके कृत्रिम उपकरण का जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, विषैले पदार्थ है, उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकलने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे हम अपोहन कहते हैं। और एक बार में इस उपकरण में 500 मिली रक्त भेजा जाता है, और उसे शुद्ध करके पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। और बच्चों, गर्मियों में आपने सुना होगा कि गर्मियों में मूत्र कम तैयार होता है, और वर्षा में और ठंड में अधिक होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में ही मूत्र कम तैयार होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जो गर्मी होता है उस समय अपना तापमान बहुत अधिक होता है, तो शरीर का पानी जो है वो सूख जाता है। कैसे सूख जाता है? और घाम बन मतलब पसीना बन के निकल जाता है। और ठंडियों में, वर्षा ऋतु में ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर कम होता है, तो हमें ज्यादा पसीने नहीं आते। ठीक है, तो इसके लिए जो गर्मी में क्या होता है, हमारे जो शरीर का तापमान है उसको बनाए रखने के लिए हमें पसीना बहुत अधिक आता है। तो उसके कारण गर्मियों में वर्षा ऋतु और ठंड की अपेक्षा हम कम मूत्र तैयार होता है। प्रौढ़ व्यक्तियों में मूत्र विसर्जन की क्रिया पे नियंत्रण होता है, परंतु कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, जो एकदम बालक शिशु होते हैं, उनमें ये क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्रौढ़ व्यक्ति अपने मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण रख सकता है और छोटा बच्चा नहीं रख सकता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृक्क में मूत्र तैयार करके मूत्राशय में जमा किया जाता है, और मूत्राशय क्या होता है? पेशीमय होती है अपनी, उसके कारण उस पर तंत्रिकाओं का नियंत्रण होता है। तो यदि मूत्राशय भर जाता है, जब हमारे पेट में मूत्राशय जब भर जाता है, तो हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है, और हम उसका परित्याग करते हैं। ठीक है, जब क्यों? क्योंकि जो अपना मूत्राशय है वो पेशीमय होता है, और हमारा उस पर नियंत्रण होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, उस पे ये क्रिया विकसित नहीं होती है, इसलिए उनका इन पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना समन्वय। ये हम लोग देखते हैं कि समन्वय क्या है। एक प्रश्न है, जैसे कि कभी कभी जब हम भोजन करते हैं, नॉर्मली सबके साथ होता है, तो अचानक हमारी हाथों की उंगली या फिर जीभ जो है वो दांत के नीचे आने से हमें दर्द होता है ना? तो लेकिन ऐसा क्यों होता है? कभी जानने की कोशिश किया? नहीं किया? तो अभी मैं बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जब कभी हम अपना भोजन घाई-घाई में कर रहे होते हैं, और अपना ध्यान उस भोजन पर नहीं होता है, या हम कहीं और देखते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ भी करते हुए खा रहे होते हैं, और हमारा ध्यान भोजन पर नहीं होता है, तब हमारी उंगली या जीभ जो है वो हमारे दांतों के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमें दर्द महसूस होता है। ये दर्द कैसे होता है? हमारी जो संवेदी चेतना होती है ना हमारे मस्तिष्क में, वो हमें बताती है कि अभी हम लोग ने अपनी उंगली दांत के नीचे चबाई है और हमें दर्द हुआ है। इसके अतिरिक्त जब हम भी जल्दी-जल्दी भोजन खाते हैं, तो हमको ठसका लगता है, बहुत जोर-जोर से खांसी आने लगती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने ग्रसनी में
जो अपना भोजन की जो नलिका है वहां पे ग्रसनी में अन्न नलिका और श्वसन नलिका के मध्य एपिग्लोटिस नाम की एक पेशी होती है। यह पेशी अन्न या पानी पीते समय श्वसन नलिका को ढक देती है, परंतु अगर जल्दीबाजी में हम भोजन कर रहे हैं तो वो उस क्रिया पर अपना समन्वय नहीं रख पाती है और वो अपनी जो नलिका है उसको ढक नहीं पाती है और अपना जो भोजन है वो कहीं और चला जाता है, जिसके कारण हमें ठसका लगता है। और यह समन्वय यदि व्यवस्थित नहीं रहा तो जो अन्न का कण है वो हमारी श्वसन नलिका में जाने का प्रयास करते हैं, जहां से हम सांस लेते हैं, तो ठसका लगने पर क्या होता है, वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त क्रिया कहते हैं, जिससे ठसकने को बाहर आ जाता है। और ठसके के जैसा ही अगर हम कोई गर्म पदार्थ का वो छुए, टोप छुए या कुछ भी छुए लगाने पर हमें अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं, या बहुत अधिक धूल मिट्टी जब हमारे सामने होती है तो हम बार बार अपनी आंखें बंद चालू बंद खोलते और बंद करते हैं ताकि अपनी आंखों में कोई भी धूल ना जा सके। यह भी क्या है, प्रतिक्षिप्त क्रिया होती है। किसी भी बहुकोशिकीय शरीर में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सारे जो है अपने अवयव संस्थान है जो हमको सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। तो इन विविध संस्थानों या अंगों, उनके आसपास के परिसर के विविध उद्दीपनों में योग्य समन्वय होगा, तभी वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। तो विविध क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना ही समन्वय कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो किसी भी प्रक्रिया को यशस्वी रूप से पूर्ण करने के लिए उस प्रक्रिया में विविध स्तर पर सहभागी होने वाले विविध संस्थान अंगों में सुयोग समन्वय होना आवश्यक है। मतलब किसी को भी कार्य करने के लिए एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो अवयव संस्थान उपस्थित है उनको भी अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए एक दूसरे के बीच में सुयोग्य समन्वय रखना आवश्यक होता है। समन्वय का अभाव, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है या अन्य किसी भी घटना के कारण किसी भी स्तर पर अगर गड़बड़ी होने से जो अपेक्षित क्रिया है, जो क्रिया होने वाली रहती है वो अपूर्ण रह जाती है। तो प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की यादृच्छिकता मतलब अनियमितता नहीं होनी चाहिए। किसी भी सजीव के शरीर का तापमान, जल का अनुपात और प्रकीर्ण का अनुपात इत्यादि के कारण व बाह्य पर्यावरण में उद्दीपन के कारण होने वाली आंतरिक प्रक्रिया में सुयोग्य समन्वय होना अत्यावश्यक है। इष्टतम कार्यशीलता के लिए सजीवों के विविध संस्थानों में सुयोग्य समन्वय से स्थिर अवस्था रखी जाती है, और तो इस अवस्था को हम समस्थिति कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों में समन्वय, अभी हम लोग देखते हैं वनस्पतियों में समन्वय क्या होता है। तो प्राणियों में पाए जाने वाला तंत्रिका तंत्र या पेशीय तंत्र जैसे तंत्र वनस्पतियों में नहीं होते हैं। तो ऐसे में वनस्पतियां अपनी गतिविधि कैसे दर्शाती होगी, तो वनस्पतियों में गतिविधि प्रमुख रूप से उद्दीपन को दिए जाने वाले प्रतिशत के फलस्वरूप होती है। ठीक है, बाह्य उत्तेजना से प्रेरित पौधे के किसी हिस्से की गतिविधि अथवा वृद्धि को अनुवर्तन या अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। किसी भी वनस्पति का प्ररोह तंत्र प्रकाश उद्दीपन को प्रतिसाद देता है, अर्थात वृद्धि सूर्य प्रकाश की दिशा में ही होती है। पौधे द्वारा प्रदर्शित इस गति को प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। आकृति में देखोगे जो पॉट है, उसका जो कुंडी है वो जमीन पे गिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो पौधा निकल रहा है वो सूर्य की दिशा में ही बढ़ रहा है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं, जो प्रकाश की दिशा में गतिशील होता है। वनस्पति के जड़ संस्थान, गुरुत्वाकर्षण और पानी इन उद्दीपनों को प्रतिसाद देते हैं। जो वनस्पति का जो जड़ होता है वो गुरुत्वाकर्षण, जमीन में होती है उनकी जड़ें, तो गुरुत्वाकर्षण और पानी दोनों उद्दीपनों को वो प्रतिसाद देते हैं। इस प्रतिसाद को क्रमशः गुरुत्वानुवर्तीय गतिविधि और जलानुवर्तीय गतिविधि कहते हैं।
विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाले प्रतिशत को रसायन अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, ये जो बीजांड है यहाँ पे पराग नली का, ये जो पराग नली है यहाँ से बीजांड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। प्रत्येक गतिविधि वनस्पतियों की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इस जो वनस्पति में जो गतिविधि होती है उसे हम वृद्धि संलग्न गतिविधि कहते हैं। विज्ञान के झरोकों से कुछ जानकारी है वो मैं शेयर करती हूँ। कुछ वनस्पतियां लताओं के स्वरूप में बढ़ती हैं। लता का प्रतान स्पर्श संवेदी होता है। जो लताओं का जो प्रतान होता है वो कैसा होता है? स्पर्श संवेदी होता है। प्ररोह के अग्रभाग में तैयार होने वाला ऑक्सिन, यहाँ आकृति में दिख रहा होगा, जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें ऑक्सिन होता है। वो जो ऑक्सिन नाम का संप्रेरक होता है जो कोशिका विवर्धन में सहायक होता है, मतलब जो सेल होता है उसका एनलार्जमेंट वो करता है। तनों की वृद्धि के लिए जिबरेलिन, कोशिका विभाजन, साइटोकिनिन, ये संप्रेरक मदद करते हैं। जो हमारी तनों की जो वृद्धि होती है उसमें ये देखो यहाँ पे जिब्रेलिन और जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके विभाजन में साइटोकाइनिन, यह संप्रेरक मदद करते हैं। अपसेसिस अम्ल, यह संप्रेरक वनस्पतियों की वृद्धि रोकने, वृद्धि की क्रिया मंद होने या पत्तियों के मुरझाने जैसी स्थितियों पर असरदार सिद्ध होता है। मतलब ये जो अपसेसिस होता है ये हमारी जो वनस्पतियां हैं उसकी वृद्धि को रोकने में या फिर उसकी वृद्धि को मंद करने में और उसकी पत्तियां मुरझाने जैसी में ये असरदार सिद्ध होता है। ये वनस्पति छुई मुई, इसको तो आपने देखा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि छुई मुई होता क्या है। तो जब छुई मुई का हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि छुई मुई जैसी जो वनस्पतियां हैं तो उनके किसी भी पार्ट को अगर हम टच करेंगे, किसी भी जगह को स्पर्श करेंगे, उसके अतिरिक्त दूसरी जगह पर भी वो गति करते हैं। ठीक है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी जो वनस्पतियां हैं उसकी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित की जा सकती है। छुई मुई को हम लोग अगर उसकी एक लीफ को छूते हैं तो आसपास की जितनी जो पत्तियां होती है वो भी कैसी होती है? बंद हो जाती है। तो इससे क्या अनुमान लगता है? उससे ये लगता है कि जो वनस्पतियां हैं उनमें जो जानकारी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रसारित की जा सकती है। यह जानकारी पहुंचाने का कार्य वनस्पतियां कैसे करती हैं? अपने रासायनिक आदेशों के द्वारा करती हैं। ठीक है। तो वनस्पति कोशिका गतिविधि के दौरान अपने आकार को पानी की मात्रा में परिवर्तन करके बदलती हैं। वनस्पतियां ये कैसा कर पाती हैं? उनके अंदर जो पानी होता है उसकी मात्रा को कम ज्यादा करके वो इन कार्यों को अंजाम देती हैं कि वो रासायनिक आदेशों से अपने आप को वो चलाने का कार्य कर रहे हैं। फिर विशिष्ट गतिविधियों द्वारा वनस्पतियों की वृद्धि नहीं होती है। बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होती है जिनके कारण कभी कभी देखो कोई पौधा हम लगाते हैं लेकिन वो बढ़ते नहीं है, वो मुरझा जाते हैं। तो कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके कारण वनस्पतियों की वृद्धि नहीं होती है। तो ऐसी गतिविधि को हम क्या करते हैं? वृद्धि असंलग्न गति कहते हैं। क्यों? इसके पहले जो हम लोग ने देखा अपना अनुवर्ती या अनुवर्तन, फिर प्रकाशानुवर्ती जो प्रकाश की दिशा में हो रहा था, फिर गुरुत्वानुवर्ती, जलानुवर्ती, ये सारी चीजें कैसी, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें संलग्न है, मतलब सब साथ में मिलकर कार्य कर रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है? पौधों की वृद्धि होती है। लेकिन जब ये सारी चीजें एक साथ कार्य नहीं करती, गतिविधि घटती है जिसके कारण वनस्पतियों में वृद्धि नहीं होती, तो ऐसी गतिविधि को हम वृद्धि असंलग्न गति कहते हैं। तो आसपास के परिसर के परिवर्तन स्वरूप वनस्पतियों के संप्रेरक वनस्पतियों में विविध प्रकार की गतिविधियों का निर्माण करते हैं। तो जो जैसा परिसर होगा, जैसा उनके आसपास की जमीन होगी, मतलब अच्छी जमीन है, अच्छा पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है, तो वो वनस्पति अच्छे से बढ़ेगी। लेकिन उस जमीन में कुछ प्रॉब्लम है, कोई पानी नहीं दे रहा, तो वहां पर वृद्धि असंलग्न हो जाती है और वनस्पतियों का जो विकास है वो वहीं पर रुक जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका छुई मुई।
एक पौधा और है जिसे हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये ट्रैप है, मतलब कोई जाल है। तो ये क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप इस वनस्पति में कीटकों को फंसाने के लिए फूल जैसा दिखने वाला फूल वेधी सुगंध वाला एक पिंजरा होता है। आकृति में आप देख रहे होगे, वो फूल के आकार का दिख रहा है और बहुत ही सुगंधित होता है। तो वो सुगंध से आकर्षित होकर जब कीटक उसके ऊपर बैठ जाते हैं तो वो पिंजरा क्या होता है, बंद हो जाता है और वो कीटक उसके अंदर फंस जाता है। फिर वो जो कीटक है वो वनस्पति द्वारा उसका पचन कर लिया जाता है, मतलब जो वनस्पति है वो उसको खा पी के उसका पाचन अपना कर लेती है। तो ये वीनस ट्रैप फ्लाई ट्रैप है। ये एकदम फ्लावर के जैसे ही दिखता है, फूल के जैसे ही होता है। हाँ, लेकिन और अत्यधिक सुगंधित होता है, सुगंध काफी होता है उसमें। लेकिन एक्चुअली में वो क्या होता है, एक्चुअली में वो एक पिंजरा होता है जो बाकी कीटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है अपने सुगंध से, और जैसे ही वो उसके ऊपर बैठते हैं वो उसे बंद करके उसका पाचन कर लेता है। इसी तरह अपना कमल का फूल जो सुबह के समय फूलता है, और जो निशिगंधा मतलब रात रानी हम जिसे कहते हैं, वो रात के समय ही खिलता है, ये सबको पता होगा। गुल मेहंदी, गुल मेहंदी भी एक तरह का ऐसा पौधा है जो इस वनस्पति में योग्य समय आने पर फल आते हैं, वो उनके बीज सर्वत्र फैल जाते हैं। इसका जो बीज होता है जब उसका समय आता है बीज का फूटने का, तो वो बीज क्या होता है, वो जो उसका गुल मेहंदी का बीज वो फूट जाता है, और वो फूटने के बाद उसके जितने भी उसके अंदर जो बीज होते हैं वो आसपास की जमीनों पर फैल जाते हैं। तो ये होता है गुल मेहंदी। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? इसके बाद किसी को कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? सर, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर अभी आपने जो फ्लावर ट्रैप बताया, हाँ, टीचर वो वीनस क्या फ्लाई टीचर वो कोई भी मक्खी अगर बैठेगी तो झटके में तुरंत ही बंद होता है कि धीरे धीरे? झटके में ही बंद होगी ना। हम भी मक्खी अगर हमारे आसपास होती है तो हम जब उसको पकड़ने जाते हैं तो क्या हमारे हाथ पे फटक से आ जाती है? नहीं। जो हमारी हम जब फुर्ती से उसको पकड़ेंगे तभी वो हाथ में आएगी ना। तो वैसे ही वो भी फुर्ती से बंद होता है, वरना वो मक्खी कैसी होती है, तुरंत उड़ जाती है। वो फ्लाई ट्रैप तुरंत बंद होता है और वो मक्खी उसके अंदर फंस जाती है। अगर टीचर मधुमक्खी उड़ गई और वो हाँ, बंद हो गया, उसके अंदर नहीं पकड़ा गया, तो वो क्या फिर से वापस खुल फिर जाएगा? हाँ, फिर से वापस खुल जाएगा। उसका ओके काम ही है टीचर। दिन भर बंद होना खुलना। हाँ। टीचर वो रात को भी ऐसे ही होता है? अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेशल दिन में ही खुलता है रात में ही खुलता होगा। वो एक ट्रैप है, वो दिन भर रात भर हमेशा वो कार्य करता है, क्योंकि वो वनस्पति है, उनको हमारी तरह 6 घंटे 8 घंटे की नींद की जरूरत नहीं होती। ठीक है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। और डाउट है किसी को? मैं एक बार रिवीजन करा दूं आप लोग को मानव में होने वाले उत्सर्जन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम जो उदर है पेट, उसके पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ हमारे 2 वृक्क होते हैं। उस वृक्क में छानने वाली जो मूलभूत क्रिया होती है, जो घटक होते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। और प्रत्येक नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। और उस बोमेन संपुट के अंदर जो रक्त कोशिकाओं की जो जाली होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो जितना भी हमारे रक्त में यूरिया युक्त पदार्थ तैयार होता है, ये सारी चीजें कहाँ जाती है, ग्लोमेरुलस में जाती है, रक्त बन के ग्लोमेरुलस में जाती है। फिर जो ग्लोमेरुलस होता है वो रक्त कोशिकाओं से अच्छे रक्त जो होते हैं उनको क्या करता है, छानने का कार्य करता है। और जब वो छान रहा होता है तो जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है अपने यूरिया और बाकी उससे रिलेटेड जो पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें वो क्या करता है, वहां से बाहर निकाल देता है।
ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, आकृति दिखाई थी, वो आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार 2 बार आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, इसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की भी इम्पोर्टेंट है। नेफ्रॉन मेन काम करता है हमारे वृक्क में, जो भी हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ रक्त में होते हैं उनको छानने का। ठीक है, और डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? ने क्या देखा? आज हमने मानव होने वाला उत्सर्जन देखा। उसमें जो मानव उत्सर्जन संस्थान थी, उसमें जो मेन उसके पार्ट होते हैं, वृक्क की जोड़ी, मूत्रवाहिनी की जोड़ी, मूत्राशय व मूत्रोत्सर्जन नलिका, इन सभी का समावेश उसमें होता है। फिर जो हमारा वृक्क होता है, उसका नेफ्रॉन जो है वो मेन घटक होता है। नेफ्रॉन में बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है वो छानने का कार्य करता है। हमारा जो राइट हैंड साइड का जो वृक्क है वो लेफ्ट हैंड साइड के वृक्क की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है, और प्रत्येक वृक्क में साधारणतः 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और एक दिन में कम से कम 400 बार वो जो हमारा शरीर का ब्लड होता है वो वृक्क में जाता है, और छनन का कार्य होने के बाद पूरे हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। रक्त अपवहन हम लोगों ने देखा, डायलिसिस, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है, जब वो विषैले पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना बंद कर देते हैं, तो उस समय उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसे डायलिसिस पे रखा जाता है। वो क्या होता है, एक कृत्रिम उपकरण होता है जो मतलब आर्टिफिशियल किडनी का कार्य करता है। उसमें क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसके शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालकर उस यंत्र में डाला जाता है। फिर वो यंत्र उसका शुद्धिकरण करता है, और उसके बाद उसको पुनः उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर में भेज दिया जाता है। हमने कहा कि समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय वही है कि हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमारी उंगलियां अगर दब जा रही है तो मतलब हमारे में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, हमारा ध्यान कहीं और था, जो शरीर की क्रिया है वो कुछ और कर रही थी। तो ऐसे में क्या है, हमारा समन्वय होना बहुत जरूरी है। अगर समन्वय सुयोग्य नहीं है तो मतलब जो भी हमारी क्रियाएं हैं उनमें क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, वो अनियमित नहीं होती। तो किसी भी शरीर का जो किसी भी जो सजीव है उसका तापमान या जलानुपात जो भी है वो बाह्य पर्यावरण द्वारा होता है। ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। फिर हमने वनस्पतियों में समय देखा, उनमें समन्वय कैसा होता है। तो उसके कुछ गतिविधियां थी, जैसे अनुवर्तन, फिर अपना प्रकाशानुवर्ती गति, गुरुत्वानुवर्ती गति, जलानुवर्ती गति, रसायन अनुवर्तन गति, ये सारी गतिविधियां क्या है, वृद्धि संलग्न है, मतलब वनस्पति को वृद्धि देने के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो जो उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, या उस मतलब वनस्पति को अगर अच्छी जगह नहीं मिल रही है, अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है, तो उस समय उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वैसे गतिविधि को हम क्या कहते हैं, असंलग्न गति कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ने कुछ वनस्पतियों का वर्ष का हमने निरीक्षण किया, जैसे छुई मुई, छूने पर बंद हो जाती है, फिर बाद में वापस खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें रासायनिक आदेशों का आना जाना लगा रहता है। फिर वीनस फ्लाई ट्रैप, जो उड़ती हुई कीटकों को अपने जाल में फंसा लेती है, और वनस्पति द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है। फिर कमल का फूल में खिलता है, लेकिन जो निशिगंधा है, रात रानी, वो रात खिलती है। और गुल मेहंदी की ये खासियत है कि वो जो उसके फ्लावर होते हैं, उसका जब समय आता है तो वो पूरा फूट जाता है, बिखर जाता है, और आसपास के जमीन पे वो गिर जाता है। ठीक है, ठीक है सर।